Hello students, today we will continue the factors of social change. Okay? हम प्रीवियस लेक्चर में सोशल चेंज क्या होता है और उसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो हमने देखा प्रीवियस लेक्चर में. देन अब हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. हमने स्टॉप किया था टेक्नोलॉजी फैक्टर से. ओके, टेक्नोलॉजिकल जो फैक्टर था हमने प्रीवियस लेक्चर में उसका मीनिंग देखा था. देन अब हम बात करेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है उसका इफ़ेक्ट किस तरीके से होता है सोसाइटी पे. ओके, इफेक्ट्स ऑन टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी. तो उसमें फर्स्ट हम देखते हैं कि प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी जो है, उसका सोसाइटी पे बहुत तरीके से इफ़ेक्ट होता है. हमने बहुत सारे रूप देखे हैं. एक्चुअल में बात क्या है कि पर्सन जो होता है वो चाहे हम वो सामाजिक रूप से बात करें, चाहे हम फैमिलियर बात करें, चाहे हम इकोनॉमिक फैक्टर लें, है ना, चाहे हम रिलीजियस फैक्टर लें, इन सभी एरियाज़ को वो प्रभावित करते हैं. क्या चीज़? टेक्नोलॉजी. और इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो सोसाइटी के ऊपर होता है और उसका रिज़ल्ट हमको ये देखने को मिलता है कि सोशल चेंजेस होते हैं. अब वो सोशल चेंजेस कौन से होते हैं हम सबसे पहले उनको देखते हैं. कि सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑन सोशल लाइफ, कि हमारी सोशल लाइफ पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है. तो हम ये देखते हैं कि जो ये टेक्नोलॉजी है उसने पर्सन की जो सोशल लाइफ है उसको बहुत तरीके से इफ़ेक्ट किया है. मींस अगर हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं थी उसके पहले भी जो पर्सन है उनका सोसाइटी में बहुत सारी उनकी जो नेसेसिटीज़ है, उनकी जो है ना आवश्यकताएं जो थी वो बिल्कुल लिमिटेड थी पहले. लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आई तो उसकी वजह से लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है और लोगों में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ गई है. तो वो कौन कौन से चेंजेस सोशल लाइफ में वो हम देखते हैं. फर्स्ट है इंडिविजुअलिज्म, है ना, जैसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवादिता. कि आज हमारे जो सोसाइटी है उसमें पर्सन की जो आइडेंटिटी होती है या उसकी जो प्रेस्टीज होती है, उसके पास होने वाले जो एसेट्स हैं, उसके पास जो वेल्थ है ना, उसके पास जो पैसा है उससे, और उसके जो पर्सनल उसकी क्वालिटीज़ जो होती है, उसकी पर्सनालिटी जो होती है, उसके बेस पे इवैल्यूएट करते हैं हम पर्सन को, है ना. जो लोग हैं वो अपने विकास में लगे हुए हैं, अपने डेवलपमेंट में लगे हुए हैं और इसका इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि लोग धन कमाने में लगे हुए हैं. लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं होता है. लोग अपने व्यक्तित्व को निखारने में लगे हुए रहते हैं. लोग मतलब इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी बनाने में रहते हैं. इसलिए वो जो व्यक्तिवादी आदर्श है वो उभर के आगे आ जाता है. देन फिर सेकंड हम बात करते हैं लॉस ऑफ कलेक्टिव लाइफ, है ना, कि जो सामुदायिक जीवन है उसका ह्रास हुआ है. मतलब बड़े बड़े उद्योग धंधे जो हैं वो डेवलप हुए हैं, है ना. जो अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है. तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है. वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है. तो ये जो वहाँ की जो कम्युनिटी लाइफ है उसने उसको बहुत ज़्यादा डिफरेंट कर दिया है. और धीरे धीरे ये जो सामुदायिकता की भावना जो होती है, कम्युनिटी फीलिंग जो होती है ना, वो एक टाइम पे बहुत हमारे इंडिया की स्पेशलिटी थी. लेकिन अब क्या है, उस चीज़ का बहुत नुकसान हो रहा है उस चीज़ से और बहुत ज़्यादा ह्रास हो रहा है. देन फिर हम बात करते हैं लैक ऑफ हाउसिंग, के प्रौद्योगिकी जो है उसके डेवलपमेंट के रूप में बड़े बड़े उद्योग धंधे विकसित हो रहे हैं और उनकी आवश्यकता भी है ना, वो एसेंशियल भी हैं. क्यों? क्योंकि जिनमें लोग काम करेंगे और लोग उन इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगे तो लोगों की ज़रूरत भी होती है और वर्कर्स चाहिए. और उससे क्या होता है कि शहरों में जो है, सिटीज़ में जो है वो पॉपुलेशन बढ़ रही है. और पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन जो उनके रहने के लिए जो जगह है वो कम हो रही है. तो बहुत ज़्यादा स्लम एरियाज़ डेवलप होते जा रहे हैं और बहुत छोटी छोटी जगह पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं. इसकी वजह से उनकी सोशल लाइफ पे प्रभाव पड़ रहा है. देन आफ्टर हम बात करते हैं डिस्पैरिटी इन सेक्स रेशो, कि लिंग अनुपात जो है उसमें इनइक्वालिटी है. मींस इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रभाव में क्या हो रहे हैं, बहुत से लोग नगर में जाके रहने लग जाते हैं, उनके घर की कमी होती है और पर्सन जो होते हैं, मेल मेंबर्स जो होते हैं वो अकेले ही रहते हैं और उनकी पूरी फैमिली गांव में रहती है.
और इस ऐसे कई रीजंस है जिनकी वजह से क्या है, हमको ये डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। देन फिर हम बात करते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एंटरटेनमेंट की, कि मनोरंजन जो है उनका व्यापकरण हो रहा है, व्यापीकरण हो रहा है ना, कि आज मनोरंजन के जो साधन हैं, जैसे हम ये कहें कि कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के सोर्सेज जितने भी हैं, चाहे हम टेलीविज़न की बात करें, चाहे हम सिनेमा की बात करें, है ना, क्लब्स वगैरह ये सब डेवलप हो रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लोग उसको बहुत ज़्यादा खर्चा करके और यूज़ ले रहे हैं। तो आज ये जितने भी एंटरटेनमेंट की जो सोर्सेज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक जो व्यापार है उसका रूप ले रहे हैं, और उसका भी इफ़ेक्ट सामाजिक जीवन पे पड़ रहा है। देन आफ्टर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन की, कि स्पर्धा और संघर्ष जो है वो डेवलप हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, कि बहुत अधिक धन कमाने की जो ग्रिड होती है उसमें पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, वो लोगों से प्रतिस्पर्धा करने लगता है, उसका कंपटीशन बढ़ जाता है। और उस ऐसा ही नहीं, बल्कि जो ये मशीनीकरण जो होता है उसके प्रभाव से भी क्या है, जो ये क्राइम वगैरह है वो डेवलप हो रहे हैं। मीन्स पर्सन ने अपने आप को एक मशीन के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, और वो अपने उसकी जो ग्रीड है वो इतनी बढ़ गई है कि वो किसी भी हद तक कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए तैयार रहता है, किसी भी हद तक कंपटीशन करने के लिए तैयार रहता है। कंपटीशन पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज़्यादा होते जा रहे हैं। फिर जो बड़ी सिटीज़ है उनके अंदर जो गलत काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। लोग जो आइडल लाइफ है उसको छोड़ के गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। लोगों को बच्चे जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान वो हो जाते हैं, तो वो पर्सन क्या करते हैं, क्राइम का रास्ता अपना लेते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस वजह से भी सोशल लाइफ प्रभावित होती है। देन आफ्टर इसमें लास्ट पॉइंट हम देखते हैं मेंटल इलनेस की, कि मानसिक रोग की, कि ये जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे लोग जो हैं उनमें टेंशन बढ़ रही है, उनके जो नर्वस सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, वो उसमें गड़बड़ी आ रही है। बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की जो विश होती है लोगों की, और जो जॉब है उसकी अनसर्टेनिटी जो होती है लोगों में, उसकी टेंशन होती है, बिज़नेस में लॉस होने की वजह से, कोई एक्सीडेंट होने की वजह से, ऐसी बहुत सारी टेंशन्स लोगों के माइंड में चलती रहती है, और उसकी वजह से मेंटल इलनेस वो फील करते हैं। देन आफ्टर अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन फैमिली लाइफ। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ जॉइंट फैमिली, कि संयुक्त परिवार जो है उसका विघटन हो रहा है। मतलब जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके रिजल्ट के रूप में हम ये देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री डेवलप हुई है। ये तो एक अच्छी बात है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है वो डेवलप हुई है, लेकिन बहुत से लोग उसमें काम करने के लिए गांव से आते हैं, विलेजेस वगैरह से आते हैं, है ना, और वो काम की वजह से ही वो वहाँ पे रहने लग जाते हैं। अब चूँकि जो शहर है उसमें जो हाउस है उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, और इस वजह से क्या है कि पर्सन जो है वो एक अकेला ही वहाँ रहेगा। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि पर्सन जो है वो अपनी अगर फैमिली को भी लेके आता है, तो अगर वो गांव में जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उस जॉइंट फैमिली जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है, और वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम रहती है। देन फिर हम देखते हैं कि डिक्रीज़ इन फैमिली फंक्शंस, के पारिवारिक कार्य जो होते हैं उनमें कमी आ जाती है, कि जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से परिवार जो होता है, फैमिली जो होती है, उसमें काम बढ़ जाता है। तो अब क्या है कि जैसे भोजन बनाने जैसे काम जो होते हैं वो कैंटीन में होते हैं। बहुत सारी होटल्स कैंटीन खुल गए हैं जहाँ पे पर्सन ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, लंच लेते हैं। और जो कपड़े धोने के लिए है तो हम देखते हैं कि कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्रियाँ हैं, कपड़े सिलने के लिए दर्जी होते हैं, है ना। तो बच्चे जो हैं, छोटे बड़े बच्चे, जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए नर्सरी और स्कूल खुल गए हैं। तो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसके प्रभाव से क्या है, ये रिज़ल्ट हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पहले परिवार के लोग करते थे और अब वो आउटर जो इंस्टीट्यूशंस है वो संभालती है और उनके हाथों में चले गए हैं। देन आफ्टर फिर हम देखते हैं वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट, के रोज़गार में जो स्त्रियां हैं उनका क्या रोल रहा है।
तो पुराने टाइम में क्या है, लेडीज़ जो है वो सिर्फ घर में ही काम करती थी और वहीं उनकी लिमिटेशन थी। अब क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बहुत सारे ऑफिसेस खुल गए हैं, बड़ी बड़ी मिल वगैरह जो होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है वो हैं, और उनके साथ उनमें सिर्फ मेल ही काम नहीं करते हैं, उसमें मेल फीमेल इकट्ठे काम करते हैं, है ना। तो फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हैं, और छोटे बच्चे हैं जो, तो वो छोटे बच्चों को क्या है, लेडीज़ क्या करती हैं, ऐसे चाइल्ड होम में भेज के और फिर अपना काम पे जाती हैं, वो डे केयर बोर्डिंग वगैरह होते हैं उनमें भेज के और वो अपने काम करती हैं। तो वो एम्प्लॉयमेंट के दृष्टि से अगर हम देखें तो वो इंडिपेंडेंट हो गई है। देन आफ्टर हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो हम ये देखते हैं कि ये विवाह संस्था पे क्या प्रभाव पड़ा है इसका, कि प्रौद्योगिकी की वजह से जो बड़ी सिटीज़ हैं उन वो डेवलप हुई हैं, और हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से बड़ी बड़ी सिटीज़ डेवलप हो गई हैं, जहाँ पे मेल फीमेल एक साथ काम करते हैं, बॉयज़ गर्ल्स एक साथ स्टडी करते हैं, है ना, वो होटल क्लब वगैरह और सिनेमा देखने एक साथ जाते हैं, तो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे से फैमिलियर होते हैं। और टेक्नोलॉजी के इस प्रभाव की वजह से ही सोसाइटी के अंदर देर से मैरिज होना, इंटरकास्ट मैरिज होना, लव मैरिजेस होना और डिवोर्स वगैरह होना, ये सब बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड बढ़ गया है। तो इसका प्रभाव भी जो फैमिली लाइफ है उसके ऊपर पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा सोचने वाली और सीरियस बात होती है। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक लाइफ। तो हम इकोनॉमिक लाइफ में देखेंगे कि किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो फर्स्ट हम देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन के श्रम विभाजन और विशेषीकरण की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही बहुत सारे काम होते हैं और लेवल बढ़ा हुआ है काम का, और जो लोग हैं वो जो जिसमें स्पेशल हैं या जो उनकी वर्क एफिशिएंसी है उस अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो हमको बहुत सारी जगह पे श्रम विभाजन देखने को मिलता है और उनको ट्रेंड किया जाता है, जिसकी वजह से वो उस काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं। और ये जो लेबर डिवीज़न है इसकी नेसेसिटी जो है वो बहुत बड़े लेवल पे हो गई है प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये जो स्पेशलाइजेशन है उसकी वजह से ही पर्सन जो है उसकी इकोनॉमिक लाइफ भी प्रभावित हो रही है। देन आफ्टर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म के प्रौद्योगिकी विकास होने पे बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होता है, जैसे कि अभी हमने बात की है कि बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन किया जाता है और बड़े लेवल पे प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे मनी की ज़रूरत होती है ना। हमको बहुत सारा कैपिटल चाहिए और जिन पर्सन के पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो तो बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्शन करेंगे और जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन होगा और जो सोर्सेज होंगे उन पे उनकी मोनोपोली होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग होता है दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी होता है जो बहुत ज़्यादा पुअर होता है और श्रम के बदले में मतलब वो अपनी आजीविका सिर्फ और सिर्फ अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उन्हीं को कंप्लीट कर पाता है। तो इस तरीके से सोसाइटी में दो क्लासेस हो जाते हैं, एक होता है जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो होते हैं और एक होता है लेबर क्लास, है ना। एक होता है पूंजीपति वर्ग और दूसरा होता है श्रमिक वर्ग। तो उनकी वजह से सोसाइटी के अंदर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं हमको। और इस तरीके से जो ये टेक्नोलॉजी है उसने पूरी तरीके से ये जो पूंजीवादी परंपरा है, जो कैपिटलिस्ट जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है उसको डेवलप किया है और लोगों के जो इकोनॉमिक लाइफ है, लोगों का आर्थिक जीवन है उसको भी उन्होंने प्रभावित किया है। देन हम बात करते हैं चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जीवन स्तर में क्या परिवर्तन हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो उसके डेवलपमेंट के रिजल्ट के रूप में हम ये देखते हैं कि लोगों की जो लाइफ है, लोगों का जो लेवल है वो डेवलप हुआ है और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत सुधरती जा रही है। और लेकिन क्या है, ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो ऑलरेडी क्या है थोड़े स्टैब्लिश हैं, मीन्स लाइफ जो है वो कितनी बेटर होती जा रही है कैपिटलिस्ट जो हैं उनकी। लेकिन जो वीक पर्सन है, जो पुअर पर्सन है, जो ऑलरेडी निर्धन है, वो और भी निर्धन होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक जो जीवन है
जो इकोनॉमिक लाइफ है उसका डेवलपमेंट जो है वो समाजवादी तरीके से नहीं हुआ है। वो पूंजीपति जो है उनकी सोच चलती है, सोशलिज्म नहीं है, और सोसाइटी में उन लोगों को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। देन आफ्टर अब हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस एंड अनएम्प्लॉयमेंट के आर्थिक संकट और बेकारी है। तो हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का एक प्रभाव ये भी पड़ा है कि बड़े पैमाने पे उत्पादन होने लगते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी होती है वो आवश्यक मांग की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है। मतलब क्या है कि मांग तो, डिमांड तो क्या है, बहुत कम है, लेकिन सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उत्पादन जो होता है, प्रोडक्शन जो होता है, उसको कम करने की ज़रूरत होती है। इसके फलस्वरूप क्या होएगा, अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह है उसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं उनकी जो सर्विसेज है वो ख़त्म कर दी जाती है। मीन्स हमें प्रोडक्शन ऑलरेडी हुआ है, डिमांड हो नहीं रही है, प्रोडक्शन हुआ है और वो स्टोरेज किया हुआ है, तो एक्सेस में प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, तो मजदूरों को काम भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इंडिया में या कोई भी कंट्री होती है उसके अंदर क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। और इस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है उसका भी इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, लोगों की इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर पड़ता है। देन आफ्टर अब हम ये देखते हैं कि इफेक्ट ऑन स्टेट, कि राज्य जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम देखते हैं कि प्रौद्योगिकी के डेवलपमेंट के रिजल्ट के रूप में हम ये देखते हैं कि समाज जो है और सोसाइटी जो है उसकी सामाजिक और आर्थिक जो व्यवस्था है, मतलब उसका सोशल और इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में जो स्टेट होती है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वो इन ये जो शक्तिशाली ग्रुप होते हैं, जो पावरफुल ग्रुप होते हैं, उनसे श्रमिक वर्ग को, ये जो पावरफुल जो ग्रुप्स होते हैं उनसे जो लेबर क्लास है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। मतलब जो स्टेट जो है उसकी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राज्य की ये उत्तरदायित्व होता है कि वो ये जो शक्तिशाली स्वार्थी समूह जो होते हैं, मीन्स जो कैपिटलिस्ट हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं, उनसे ये जो लेबर क्लास होते हैं उनको प्रोटेक्ट करें और उन्हें जो ये जनता के हित जो होते हैं उनकी रक्षा के लिए दायित्व को संभालना पड़ता है। देन आफ्टर अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑन रिलीजियस लाइफ के। आज क्या है, हम ये देख रहे हैं कि मीन्स धार्मिक जीवन पे प्रभाव की बात करें अगर हम, तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है और उनको बिल्कुल सिस्टमेटिक चलाने के लिए कौन चाहिए, उनको चलाने के लिए बहुत एजुकेटेड पर्सन चाहिए। और उसके कारण क्या है, जो नॉलेज है और जो साइंस है वो बहुत फास्ट क्या कर रहा है, डेवलपमेंट उनका हो रहा है, उनकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पर्सन का जो मेंटल लेवल है, जो मानसिक स्तर है, उसको तार्किक और उच्च स्तर का कर दिया गया है। मतलब इससे पर्सन जो है वो धार्मिक या अंधविश्वास या जो अज्ञानता है उससे ऊपर उठा हुआ है। आज बहुत सारे ऐसे धर्मावलंबी है जो एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ खाते पीते हैं। मतलब जो रिलीजियस जो पहले थिंकिंग थी वो अब चेंज हो गई है। मीन्स लोग, दूसरे समूह के लोग जो होते हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनके क्लोज भी हैं और उनके साथ उठना बैठना भी है। तो ये जो धार्मिक संकीर्णता जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और लोगों का एक दूसरे के प्रति जो ह्यूमैनिटी की भावना है, जो उनका ब्रदरहुड की फीलिंग होती है, वो डेवलप होती जा रही है इसकी वजह से। तो ये एक पॉजिटिव बात है। देन आफ्टर अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑन विलेज कम्युनिटीज़ के, ग्रामीण समुदाय जो है उन पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है वैसे वैसे जो रूरल एरियाज़ है वो भी डेवलप हुए हैं, उनमें भी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन ये सारी सुविधाएँ बढ़ी हैं। और इससे क्या है, कुछ ऐसे जो विलेजेस हैं वो टाउन्स में कन्वर्ट हुए हैं और जो कल्चर है, जो अर्बन कल्चर है वो उन रूरल एरियाज़ में भी पहुंचा है। और एग्रीकल्चर जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, उसमें भी टेक्निक्स बहुत डेवलप हो गई है और फार्मर्स जो हैं वो जो मॉडर्न टेक्निक है उसको अप्लाई करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो इससे उनकी जो इकोनॉमिक लाइफ है उस पर भी प्रभाव पड़ा है और जो गाँव की जो स्थिति है, उनकी विलेजेस की जो कंडीशन है वो बहुत बेटर हुई है। देन आफ्टर अब हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन की, कि संचार की जो प्रविधियां हैं उनका क्या प्रभाव रहा है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन ये सब
डेवलप हुए हैं वैसे वैसे लोगों में कम्युनिकेशन इजी हो गया है ना, और मोबिलिटी बढ़ गई है, और इसने जो कल्चरल लाइफ है और कल्चरल जो है हमारा, है ना, उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। अब बल्कि ये कहा जाए कि गांव के जो लोग होते हैं या उनका जो रहन सहन होता है या उनकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत पुरानी बातें हो गई है। अब विलेज और सिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो सिटीज़ में है और गांव में नहीं देखने को मिलती है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब इफ़ेक्ट जो हैं वो सिटीज़ से गांव में गए हुए हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन जो है इसकी वजह से आज ये जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है और ये प्लान्ड होता है, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर संबंधी जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग से काम किया जाता है, और इसकी वजह से डायरेक्टली हम ये कहें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और इनोवेशन हुए हैं, तो वो ये गलत चीज़ नहीं होगी। देन आफ्टर अब हम बात करते हैं जो कल्चरल फैक्टर्स हैं उनकी, कि सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण फैक्टर सांस्कृतिक परिवर्तन भी होता है, कल्चरल फैक्टर भी होता है, कि किसी भी कंट्री जो है उसकी जो संस्कृति होती है उसके सामाजिक जीवन का बहुत बड़ा एक अभिन्न अंग होती है, और बिना कल्चर के कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो अब हम उसमें सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि संस्कृति होती क्या है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो संस्कृति है वो क्या है। तो हमारे रहने, हमारे सोचने के तरीके, हमारी जो डेली की एक्टिविटीज़ होती है, जो हमारी प्रतिदिन की क्रियाएं होती है, हमारी जो कला है, हमारा धर्म है, हमारे जो मनोरंजन और जो एंटरटेनमेंट जो है हमारा, उसमें संस्कृति हमारी जो प्रकृति है उसकी अभिव्यक्ति होती है। मतलब अगर हम ये कहें कि संस्कृति को दो भागों में बांटें, मीन्स भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, तो भी ये चीज़ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे, चाहे हम ये बात करें कि जो इक्विपमेंट्स हैं, जो टूल्स है, जो मशीनरी है, चाहे मकान, सड़क, इनकी बात करें, या हम ये कहें कि हमारा जो रिलीजन है, हमारे जो फोकवेज है ना, हमारी जो रूढ़ियाँ हैं, हमारी जो थिंकिंग है, वो सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। देन आफ्टर अब हम बात करते हैं कल्चरल लेग की, कि कल्चरल लेग जो है मीन्स सांस्कृतिक विलंबना जो है। तो संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन जो है उसमें एक थियरी है जो ये कहती है कि संस्कृति का मीनिंग क्या होता है कि पर्सन अपनी निर्मित जो भी सभी प्रकार की भौतिक और अभौतिक पदार्थ होते हैं उनको बिलोंग करता है। मीन्स जब संस्कृति के भौतिक पक्ष के कंपैरिजन में अभौतिक पक्ष पीछे रह जाएगा तो पूरा जो कल्चर है उसमें उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, और ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी जिससे बैलेंस नहीं बना रहेगा। तो सांस्कृतिक विलंबना जो है या सांस्कृतिक पिछड़ना जो है वो इसको कहा जाता है। मतलब भौतिक संस्कृति जो है वो सरलता से चेंज हो जाती है, इजीली वो चेंज हो जाती है, लेकिन अभौतिक संस्कृति जो है वो उसमें परिवर्तन देर से होता है। मीन्स हम मकान चाहें तो इजीली चेंज कर सकते हैं, हम अगर कहें कि जो मशीनरी है उनमें चेंजेस हो सकते हैं, टूल्स में इजीली चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन क्या हमारा धर्म है या हमारी जो फोकवेज है, हमारे नॉर्म्स वैल्यूज़ है वो इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं? बिल्कुल कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं, वो इजीली उनमें चेंजेस नहीं होता है। देन आफ्टर अगर हम अब इसकी थियरी देखें और हम ये कहें कि ये जो क्रिटिसिज्म ऑफ द कल्चरल लेग थियरी, तो इसकी अगर हम बात करें, इसकी अगर हम आलोचना करें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो थियरी है ये क्या है, ये इमेजिन वाली है सिर्फ, कि मीन्स बहुत सारे ऐसे व्यू हैं जिसकी वजह से इसको औद्योगिक विलंबना कहा गया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो अभौतिक संस्कृति है वो भौतिक संस्कृति के पीछे रहेगी, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ये चेंजेस भी होते हमें सोसाइटी के अंदर देखने को मिलते हैं। देन आफ्टर फिर अगर हम बात करें ये जो टेक्नोलॉजिकल लेग है उनकी, कि प्रौद्योगिकी विलंबना जो होती है वो क्या है, तो ये जो वर्ड है इसको उस संतुलन के लिए यूज़ किया जाता है जो आपका टेक्नोलॉजी जो प्रोसेस है उसके
जो भाग उत्पन्न होते हैं, उसके जो आपस में जो भाग उत्पन्न होते हैं, उसके जो पार्ट्स बनते हैं, उसकी वजह से पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में जो परेशानी आती है उसे कहा गया है। मतलब अगर हम एग्जांपल लें कि जो हम ये जो फॉरेस्टिस जो हैं उनके जितने भी हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, चाहे हम लकड़ी का यूज़ करें, चाहे हम कोल लें, चाहे हम कुछ भी, है ना, उनकी जो वुड वगैरह हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं नेचुरल जिनका हम यूज़ करते हैं, पर उनकी कुशलता से उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या कहता है, ये जो है ये प्रौद्योगिकी विलंबना कहलाती है, टेक्नोलॉजिकल लैग कहलाती है। मतलब हम जंगलों के पदार्थों का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन हम उनको बचा नहीं पा रहे हैं, उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ओके, देन आफ्टर फिर है टेक्नोलॉजिकल रेस्ट्रेंट, प्रौद्योगिकी प्रतिरोध। तो प्रौद्योगिकी प्रतिरोध का यूज़ वहाँ किया जाता है जबकि पहले से ही कुछ ऐसी स्टैब्लिश स्वार्थ है, कुछ ऐसी स्टैब्लिश सेल्फिश रीज़न है जिनकी वजह से प्रोडक्शन जो है उसके नए इन्वेंशंस हो गए हैं, नई क्वालिटी हो गई है, उनमें एजेंसीज हो गई है और कुछ ऐसे कुशल साधन हैं जो उनका बहिष्कार करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि रेस्ट्रेंट डिटरमाइंड बाय ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट, मतलब नौकरशाही स्वार्थों द्वारा जो निश्चित अवरोध होते हैं कि नौकरशाही और कुलीन वर्ग जो है, मीन्स जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह जो होते हैं, है ना, उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है या प्रेजेंट सिस्टम जो है उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं वो चाहते हैं। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि आर्थिक जो स्वार्थ होते हैं, इकोनॉमिक जो सेल्फिश थिंकिंग होती है, उसकी वजह से जो बहुत एक्सपर्ट ट्रेंड होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। और उसमें हम ये देखते हैं कि जो लेबर है उनके द्वारा श्रम बचाने वाली जो युक्ति है उसका विरोध करना। मतलब अगर एक कोई इंडस्ट्री है उसमें 10 लेबर काम कर रहे हैं तो उनकी जगह एक मशीनरी ला दी जाए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन लेबर्स को उससे नुकसान होता है। देन आफ्टर अब हम बात करते हैं कि रेस्ट्रेंट डिटरमाइंड बाय कल्चरल इंटरेस्ट, मतलब सांस्कृतिक स्वार्थ द्वारा निश्चित प्रतिरोध। तो कभी कभी जो ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है उसका विरोध किया जाता है, तो ऐसी प्रतिरोध परंपराएं उत्पन्न हो जाती है, रूढ़ियाँ और सिद्धांत डेवलप हो जाते हैं। देन आफ्टर अब हम बात करते हैं कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट की। तो हम ये देखते हैं कि ये जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, जब हम एक समाज में कोई विदेशी सांस्कृतिक समूह आके बस जाते हैं तो उस विदेशी संस्कृति के साथ उस समाज की प्राचीन संस्कृति का एक संघर्ष हो जाता है कि हमारा कल्चर और जो लोग आके रहने लगे हैं उनके कल्चर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मतलब अगर हम बात करें कि हमारी इंडियन कल्चर की और हम जो वेस्टर्न कल्चर हमने अडॉप्ट कर रखा है उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ये एक प्रभाव पड़ता है। देन लास्ट हम इसके अंदर देखते हैं कल्चरल एम्बिवेलेंस, मीन्स सांस्कृतिक विसंयुक्तता। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि ये ऐसी स्थिति होती है जो दूसरी संस्कृति के लिए हमारा जो अफेक्शन है या हमारा जो उसको हे दृष्टि से देखना है, ये दोनों ही हो सकती है। मीन्स हम उस कल्चर के फेवर में भी हैं और हम उस कल्चर के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। जब कोई भी पर्सन किसी भी संस्कृति में पला बड़ा होता है तो बाद में वो कोई नई जो संस्कृति आ जाती है उसमें अगर वो जाके रहना चाहता है या उसे रहना होता है तो उसे जो न्यू कल्चर है उसे एसिमिलेट करना होता है और उसका ये जो इंडिविजुअल एसिमिलेशन हो जाता है, उसका एसिमिलेशन तो हो जाता है लेकिन जो पुरानी जो उसकी संस्कृति है उसके मूल्यों के अकॉर्डिंग उसके बने रहने की इच्छा बनी रहती है। ओके, एंड देन फिर क्या होता है, इस तरीके से उसका माइंड जो होता है वो सेट नहीं हो पाता है और ये जो सोशल प्रोसेस है ना, ये ही जो सामाजिक प्रक्रिया होती है इसको कल्चरल एम्बिवेलेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो चाहते हुए भी अपनी संस्कृति को छोड़ नहीं पाता है लेकिन वो नई संस्कृति में भी रचना बसना चाहता है, उसमें भी एसिमिलेट करना चाहता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने ये जो टेक्नोलॉजी चेंजेस थे और टेक्नोलॉजी का क्या क्या इफ़ेक्ट रहा और दूसरे, चाहे हम इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स की बात करें, चाहे हम कल्चरल इफ़ेक्ट्स की बात करें, चाहे हम रिलीजियस इफ़ेक्ट्स की बात करें, चाहे हम सोशल इफ़ेक्ट्स की बात करें, तो हमने बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स देखे हैं। चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस हुए हैं, हम कम्युनिकेशन में चेंजेस देख रहे हैं, हम विलेज की जो लाइफ है उसमें चेंजेस देखा है हमने। तो इस तरीके से हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जो ये फैक्टर्स होते हैं, ये जो कारक होते हैं, जिन फैक्टर्स की हमने आज बात की और जिन फैक्टर्स को हमने
प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी देखा है और आज भी हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सोशल लाइफ को चेंज कर देते हैं और ये सोशल चेंजेस लाते हैं। तो हमने सिर्फ 5 फैक्टर्स के बारे में बात की है एंड देन नेक्स्ट जो इकोनॉमिक फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।